हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीटेट पेपर 2 के साइंस के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि सीटेट में उससे पिछले बार पूछा गया प्रश्न है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो लार्ज ग्लैंड्स है वो कौन सी है। ऑप्शन ए कहता है थायराइड, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है अग्नाश, ऑप्शन डी है पीयूष। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड होगा, यकृत होगा, अग्नाशय होगा या पीयूष ग्रंथि होगी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो हमारा क्या है? हमारा यकृत है, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? जब पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करता है, प्रोसेस करता है, तो उसमें जो उसको गैस की जरूरत होती है वो कौन सी गैस लेता है? भोजन को बनाने में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें पौधे को जो जरूरी गैस होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा ली जाने वाली जो गैस होती है उस प्रोसेस में वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 3 कहता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए में है वोल्ट, ऑप्शन बी में है एम्पियर, ऑप्शन सी में है ओम, ऑप्शन डी में है वाट। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? हमारा सही जवाब होगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, यानी कि लोहे में जो जंग लगता है वो कैसा परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए कहता है फिजिकल, यानी कि भौतिक, ऑप्शन बी कहता है रासायनिक, ऑप्शन सी में है प्रतिवर्ती, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना वो कैसा परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना वो रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है ना। क्यों? अगर हम लोहे को कुछ दिनों के लिए हवा में छोड़ दे तो वो क्या करता है? वो ऑक्सीडेशन करके उसमें केमिकल चेंजिंग आने लगती है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फेरस ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कहता है सवाल नंबर 5 कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है वो किसमें सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी निर्वात। तो ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक वो किसमें होती है?
वो होती है ठोस में। किसमें? वो होती है ठोस में। किसमें? वो होती है ठोस में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 6। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? वो होते हैं 4, है ना। दो दाया अलिंद और 2 बाया जो चैम्बर होते हैं वो होते हैं 4। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? 4। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एस्कर्वी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो एस्कर्वी रोग जो होता है वो हमारा विटामिन सी की कमी से होती है। किस चीज़ की कमी से होती है? सी की कमी से, है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में है बुध, ऑप्शन बी में है शुक्र, ऑप्शन सी में है मंगल, ऑप्शन डी में है बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे जो चमकीला ग्रह होता है वो है हमारा शुक्र, यानी कि जिसे हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, शुक्र को। सॉरी, रेड प्लैनेट के नाम से मंगल, मार्स को हम जानते हैं, लेकिन शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है ना। तो हमारा ऑप्शन सही होगा। हमारा ऑप्शन होगा शुक्र। सबसे चमकीला कौन सा ग्रह है? वो है शुक्र ग्रह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है? यानी कि कोशिका का जो पावर होता है, सेल का जो पावर हाउस होता है, किसे कहते हैं? सेल के पावर हाउस को क्या कहते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम। तो सेल का जो पावर हाउस होता है वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि यहीं से ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा स्रोत, पावर हाउस इसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि सेल का पावर हाउस कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? एसिड रेन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन ए में है CO2, ऑप्शन बी में है SO2, ऑप्शन सी में है O2, ऑप्शन डी में है हीलियम। तो अम्लीय वर्षा जो होता है उसके लिए जो जिम्मेदार है वो है SO2। क्या है? SO2 उसके लिए जिम्मेदार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए में है तांबा, ऑप्शन बी में है टंगस्टन, ऑप्शन सी में है लोहा, ऑप्शन डी में है एल्युमिनियम। तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो बना होता है किसका? वो बनाता है हमारे टंगस्टन का। किसका? हमारे टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है।
ये जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो क्लास 6 से 8 तक के NCERT बुक से लिए गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं, जो सीटेट में बार बार पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन के से यानी कि 30 क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो एनर्जी का प्राइमरी रिसोर्स क्या है। पहला है सूरज, दूसरा है पौधे, तीसरा है कोयला, चौथा है चंद्रमा। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है वो हमारा क्या है, वो हमारा है क्या है, सूरज। क्या है, सूरज है। क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हमारा सूरज है। और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, वो होती है हमारी 206। कितनी होती है, वो 206 होती है। लेकिन बच्चे में 208 होते हैं। बच्चों में जो हड्डी की संख्या होती है वो 208 होते हैं। कितने होते हैं, 208 होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो नींबू होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि नींबू का स्वाद कैसा रहता है। नींबू का स्वाद कैसा होता है, नींबू का स्वाद कैसा होता है, तो नींबू का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है ना। यानी कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्वाद में कैसे होते हैं, उसका कोई स्वाद ही नहीं होता है ना। तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है। लैक्टिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है या मैलिक एसिड होता है। तो हम जानते हैं कि नींबू खट्टे फल होते हैं और खट्टे फल में हमेशा साइट्रिक एसिड पाया जाता है। चाहे वो कच्चा आम हो, चाहे वो नींबू, जितने भी खट्टे फल हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। जैसे आंवला, जैसे नींबू है ना, ये सब में क्या पाए जाते हैं, साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक एसिड यहाँ दिया हुआ है। लैक्टिक एसिड वो दूध और दही में पाए जाते हैं, और दही में पाए जाते हैं। लैक्टिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं, दूध और दही में पाए जाते हैं। और एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक जो होता है वो होता है सिरका में। किसमें, सिरका में। और मैलिक एसिड जो होता है
वो किस में होता है? वो होता है सेब में। मैलिक एसिड किस में होता है? सेब में। तो इसका जो नींबू में कौन सा अम्ल होता है वो तो समझ गए, तो वो होता है साइट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारे दूध और दही में होते हैं। एसिटिक सिरका में होता है। मैलिक किस में होते हैं? वो हमारे सेब वगैरह में होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? निकट दृष्टि जो दोष होता है उसके लिए, यानी कि निकट दृष्टि का मतलब होता है कि दूर की चीज़ क्या हमें दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की चीज़ के नहीं साफ साफ दिख पाता, उसे ही दृष्टि निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो पास की चीज़ें जिसे नहीं दिखाई देती है ना, उस निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। उसके लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए में है उत्तल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन सी में है बेलनाकार, ऑप्शन डी में है द्विफोकसी। तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस की जरूरत होती है। अवतल लेंस की जरूरत होती है। किसकी? अवतल लेंस की जरूरत होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य है, क्या होता है? दृष्टि सुधारना, जी नहीं। ऑप्शन बी में रक्त का थक्का जमना, ऑप्शन सी में हड्डियां मजबूत करना, ऑप्शन डी में है ऊर्जा देना। तो विटामिन के का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, है ना, रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। अगर बाई चांस हम लोग का अगर हाथ कट जाता है तो विटामिन के जिसके अंदर नॉर्मल होता है उसका क्या होता है? खून जल्दी बंद हो जाता है। और जिसके अंदर विटामिन के की कमी होती है तो थोड़ा क्या होता है? देर से खून जमता है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 नंबर कहता है तो ओजोन परत हमें किससे बचाती है? जो ओजोन परत है, जो ओजोन लेयर है, वो हमें किससे बचाती है? इंफ्रारेड से, यूवी रे से, या दृश्य प्रकाश से, या रेडियो तरंग से। तो हम जानते हैं कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है। किससे बचाती है? अल्ट्रा वायलेट रेस से, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेस से। किससे? अल्ट्रा वायलेट रेस से। अगर ओजोन परत हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से नहीं बचाएगी तो जो भी धरती पे रहने वाले इंसान हैं सभी की स्किन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और स्किन बर्न जैसी बीमारी, स्किन कैंसर जैसी बीमारी होने लगेगी। इसलिए ओजोन परत हमें किससे बचाती है? वो हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है धातुएं विद्युत की कैसी होती है? जो धातु होती है, जो मेटल होती है, वो विद्युत की कैसी होती है? ऑप्शन ए में कुचालक होती है, या सुचालक होती है, या अर्धचालक होती है, या अक्रिय होती है। जितने भी मेटल है सब क्या होते हैं? वो होते हैं विद्युत के क्या होते हैं? विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, है ना। मेटल से हम करंट की धारा को क्या कर सकते हैं? प्रवाह कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है श्वसन ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? हाँ, जो श्वसन ऊर्जा होता है उसका संचय किस रूप में होता है ना। ऑप्शन ए में है एडीपी, ऑप्शन बी में है एटीपी, ऑप्शन सी में है ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी में है डीएनए।
तो जो श्वसन ऊर्जा का संचय होता है वो हमारा होता है एटीपी में, है ना। क्या चीज़ में? एटीपी में, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है रचनावादी दृष्टिकोण का मुख्य आधार क्या है? जो कंस्ट्रक्टिविज्म का दृष्टिकोण है, नज़रिया है, उसका मुख्य बेस क्या होता है? ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी व्याख्यान करना, ऑप्शन सी अनुभव से सीखना, ऑप्शन डी तुलना करना। जो रचनावादी लोग होते हैं वो हमेशा अनुभव से सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? अनुभव से सीखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है? जब हम चुंबक को हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या परिवर्तन आएगा? तो ऑप्शन ए कहती है शक्ति बढ़ती है, ऑप्शन बी कहता है चुंबक तो खत्म होता है, ऑप्शन सी कहता है कोई असर नहीं, ऑप्शन डी कहता है चुंबक मजबूत होता है। तो जब हम चुंबक को गर्म करेंगे तो चुंबक क्या करेगी? अपनी जो उसकी गुण होता है वो खो देता है ना। चुंबक तो खत्म हो जाता है गर्म करने पे, यानी कि वो जो चुंबकत्व का गुण होता है वो होने लगता है, खो देता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सौर मंडल का लाल ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का लाल ग्रह जो है क्या है बेटा? वो हमारा है मंगल ग्रह। कौन है? मंगल ग्रह। हमने आगे इससे पहले जो क्वेश्चन हुई है उसमें बताया कि सौर मंडल का लाल ग्रह किसे कहा गया है? तो मंगल ग्रह को। सौर मंडल का नीला ग्रह किसको कहा गया है? तो हमारी पृथ्वी को। और सौर मंडल का चमकीला ग्रह किसे कहा गया है? तो वो हमारा शुक्र ग्रह को, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? है ना। जो मास्टर ग्लैंड होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अग्नाश, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी पीनियल। जो मास्टर ग्रंथि है, जो हमारा मास्टर ग्रंथि है वो हमारा क्या है? वो हमारा पीयूष ग्लैंड है। पीयूष ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जो ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी मापते हैं उसका मात्रक क्या है? हर्ट्ज में है, डेसिबल में है, मीटर पर सेकंड में है या जूल में है? तो हम जानते हैं कि जब ध्वनि की फ्रीक्वेंसी मापी जाती है वो हमेशा किसमें मापी जाती है? वो डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में फ्रीक्वेंसी को मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यानी कि पेनिसिलिन जो खोजा किया था वो किस वैज्ञानिक ने खोजी थी? है ना। किसने खोजा था? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है लुईस पास्चर, ऑप्शन बी में है फ्लेमिंग, ऑप्शन सी में है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी में है मेंडल। तो पेनिसिलिन की खोज जो है वो किया था फ्लेमिंग ने। वो कौन किया था? फ्लेमिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है वायुमंडल में नाइट्रोजन के कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत होंगे? 78% है। कितने हैं? 78%। और ये हमारे जो 21% है वो है हमारे ऑक्सीजन, और ये जो 0.03% है वो अन्य गैस है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 27 नंबर सवाल को हल करते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो हम लोग शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? कितना होता है? वो हमारा होता है 7। कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो इवेल्युएशन है उसका जो मेन
पर्पस वो क्या होता है या ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑप्शन ए ग्रेड देना, ऑप्शन बी कमियां दूर करना, ऑप्शन सी तुलना करना, ऑप्शन डी समय बचाना। तो हम मूल्यांकन जो करते हैं, एवेल्युएशन जो करते हैं, उसका जो मेन पर्पस होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो हमारा होता है कि बच्चों में क्या कमी है उसको दूर करना, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये हमारा आज का सेकंड लास्ट सवाल है। पढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, रेखाएं कहाँ से निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है। ऑप्शन है उत्तर ध्रुव, ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन सी केंद्र, ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। किधर जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पौधे में जाइलम का क्या कार्य है। जाइलम का काम है, क्या काम है। ऑप्शन ए कहता है भोजन परिवहन, ऑप्शन बी है जल परिवहन, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी है बीज प्रवर्धन। तो जाइलम का जो कार्य है वो जल परिवहन का है, यानी कि जल को जड़ द्वारा सारे पौधे के अंगों तक पहुंचाना वो जाइलम का काम है। और इसी में एक फ्लोएम आता है, जो पत्तियां भोजन बनाती है, तो पत्तियों से लेकर के जड़ तक भोजन को और पूरे प्लांट के भाग को भोजन पहुंचाना वो फ्लोएम का काम होता है, हाँ? तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं ना। थैंक यू, धन्यवाद।